Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is summary and analysis of Melodic Train by John Ashbery. स्टार्ट करते हैं अपनी पोइम मेलोडिक ट्रेन जो है वो एक ट्रेन की जर्नी है, बहुत ही म्यूज़िकल जर्नी है जो कि जॉन एशबरी खुद कर रहे हैं और वो अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने ऑब्जर्वेशंस को एक पोइम की फॉर्म में जो है नोट डाउन कर लेते हैं. Melodic Trains by John Ashbery was published in 1976 and is one of the most fine pieces of art where the poet has described the philosophy of life in depth. मेलोडिक ट्रेन जो जॉन एशबरी की पोइम 1976 में पब्लिश हुई थी और उसके जितने भी आर्ट के वर्क हैं उनमें से एक बेहतरीन पीस है जिसमें ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी को बहुत गहराई में जाके बयान किया गया है. द पोइम इज़ अबाउट ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन अलॉन्ग विद अ लिटिल गर्ल एंड अदर पैसेंजर्स. अब पोइट जो है ना वो एक सफ़र कर रहा है ट्रेन का, साथ में उसके उस सफ़र में एक छोटी बच्ची भी होती है और कुछ लोग और दूसरे मुसाफिर भी होते हैं. पोइम रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ द जर्नी टेक्स ट्विस्ट एंड टर्न एंड हाउ इट इनकंसिडरेट वी आर टू द अदर ह्यूमन बींग्स. अब पोइट जो है वो ये बताना चाहता है कि एक सफ़र में वो क्या सोचता है, उसके जहन पे क्या तासुरात होते हैं और दूसरे लोगों के जो है क्या तासुरात होते हैं. द पोइम आयरॉनिकली कैन राइटली बी कॉल्ड अ पेसिमिस्ट व्यू ऑन लाइफ. इस पोइम में जो है एक ज़िंदगी की उम्मीद पे भी जो है ना इसको हम कह सकते हैं. वेयर एवरी अदर पर्सन इज़ सैड एंड ईच न्यू फेज क्रिएट्स अनरेस्ट एंड डिस्टर्बेंस इन द हार्ट regardless of how beautiful outside world is, which is totally opposite of what the title suggests. अब क्या है कि इस पोइम में अगर देखा जाए तो हर इंसान जो है ना वो सैड होता है, उसके चेहरे पे थकावट के निशान होते हैं, आसार नज़र आते हैं. कुछ लोग जो हैं वो सफ़र करके थक चुके होते हैं, कुछ जो हैं वो ऑप्टिमिस्ट होते हैं कि वो अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचने वाले हैं. तो और इसके अलावा ट्रेन के बाहर क्या सिचुएशन है वो भी जो है इस चीज़ को बताती है कि बाहर की दुनिया जितनी मर्ज़ी खूबसूरत है लेकिन उन्होंने जो वो कुछ घंटे ट्रेन के सफ़र में गुजारने हैं. देयर इज़ अ लिटिल गर्ल सिटिंग बिसाइड मी. अब वो पोइट कहता है कि एक छोटी सी बच्ची मेरे साथ बैठी हुई है. हर नेल्स आर पेंटेड रेड. उसके नेल्स पे जो है ना रेड कलर की नेल पेंट लगी हुई है. शी इज़ आस्किंग मी अबाउट द टाइम. वो मुझसे वक्त पूछती है. इवन थो शी इज़ वेयरिंग अ वॉच हर सेल्फ. हालांकि उसने खुद भी एक घड़ी पहनी हुई है, बट डैट इज़ जस्ट अ टॉय वॉच. लेकिन वो सिर्फ खिलौने वाली घड़ी है. एंड शी इज़ वेयरिंग इट फॉर फन. और उसने वो सिर्फ उसको मज़े के लिए पहन रखा है. इट इज़ फन फॉर वियर स्ट्रेंज क्लॉथ्स लाइक द वंस आई एम वेयरिंग राइट नाउ. वो कहते हैं कि मुझे यानी बच्चे ही ऐसा नहीं करते कि वो फ़न के लिए कुछ भी पहन लेते हैं. मैं बड़े लोग भी ऐसे करते हैं कि जैसा कि मैंने कोई अपने कपड़े या कोट पहन रखा है. द वुलन कोट एंड द स्ट्रिप ब्राउन शर्ट द कलर्स ऑफ विच आर पेंट्रेटिंग into the colors of beautiful indescribable valleys. कहता है कि मैंने भी जो यानी कोट और कपड़े पहन रखे हैं ना, ऐसा लगता है कि यानी किसी पहाड़ी को या किसी वादी को जो है वादी का रंग है. द जर्नी कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय द पर्सन लाइक मी. कहता है कि यानी जिस तरह से सफ़र को मैं समझ रहा हूँ या फील कर रहा हूँ कोई भी और इंसान ऐसे नहीं कर सकता. इट सीम्स लाइक द ट्रेन इज़ अ पेंसिल. वो कहते हैं कि ट्रेन जो है एक पेंसिल की तरह है. ड्राइंग लाइंस ऑन ब्यूटीफुल माउंटेन्स ऑफ यूरोप. जो कि यूरोप के खूबसूरत पहाड़ों पर जो है लाइंस ड्रा करती है. आई एंड दिस लिटिल गर्ल हैव कम सो फॉर ओनली टू विटनेस द ब्यूटी ऑफ दीज वैलीज़. और कहता है कि मैं और ये छोटी लड़की जो है ना हम बहुत दूर आ गए हैं इन वादियों की खूबसूरती को देखने या उसकी गवाही देने. एंड दिस इज़ ओनली थिंग कॉमन बिटवीन अस. और हम दोनों के दरमियान यही चीज़ कॉमन है. दिस इज़ अ फैक्ट डैट एंड इट इज़ एज ट्रू एज हर टॉय वॉच टेलिंग द राइट टाइम ट्वाइस अ डे. और वो कहता है कि उसकी जो घड़ी है ना वो भी इसी तरह से है कि उसकी घड़ी भी जो है ना एक टॉय वॉच भी दिन में 2 दफ़ा जो है सही टाइम तो दिखाती ही होगी ना. मतलब टॉय वॉच जब यानी वो होती तो नकली घड़ी है, लेकिन वो कहता है कि जब वो बेशक जो है ख़राब भी है लेकिन वो दिन में 2 दफ़ा तो ऐसा होता होगा कि मतलब अगर 12 बज रहे हैं तो दिन में 2 दफ़ा तो उस पर भी 12 बजते ही होंगे ना कि वो सही टाइम दिखाती होगी. कि मतलब पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो दुनिया में बेकार नहीं होती. इट सीम्स पॉइंटलेस एंड यूजलेस फॉर ट्रेन्स टू वेट ऑन द स्टेशंस. और इसके अलावा वो कहता है कि मुझे जो ट्रेन जो हैं वो हर स्टेशन पर रुकती हैं, इंतज़ार करती हैं, तो ये बहुत बेकार सी चीज़ है. पॉइंटलेस एज द पीपल देमसेल्व्स आर. उसी तरह से बेकार है जैसा कि लोग खुद होते हैं. हाउ डू द ट्रेन डिसाइड दैट इट नीड्स टू वेट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. वो कहता है कि ट्रेन को यानी क्या पड़ी है कि वो एक जो है ना ख़ास वक्त के लिए एक स्टेशन पर रुकती है, इंतज़ार करती है. और मे बी देयर इज़ नो रूल टू अबाइड बाय बट इवन देयर इज़ द ट्रेन्स डू नॉट फॉलो इट. वो कहता है कि हो सकता है कि यानी कोई टाइम टेबल हो, कोई रूल्स रेगुलेशन भी हों, लेकिन ट्रेन के जो वहाँ का रेलवे स्टेशन का जो अमला है वो उस पर अमल ना करता हो. द चिल्ड्रन स्टैंडिंग ऑन द ट्रेन प्लेटफॉर्म्स आर सैड. अब जो बच्चे प्लेटफॉर्म्स पे खड़े हुए हैं वो बहुत सैड हैं. ग्रोन अप्स आर वरीड. और उनके जो बड़े हैं वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं. कंसर्न अबाउट गेटिंग टैक्सी टू लीड दैम टू देयर डेस्टिनेशन. और वो किसी टैक्सी की तलाश में है जिस पे सवार होकर वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे. द टैक्सीज आर जस्ट लाइक द ट्रेन डू नॉट फॉलो अ प्रॉपर स्केड्यूल. और टैक्सीज जो हैं उनका भी कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता ट्रेन की तरह. one may always find a taxi to get him to his home but that टू बाय अ चांस ऑफ फेट. यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फौरी तौर पे जल्दी से टैक्सी मिल जाती है, लेकिन ये जो है एक बाय चांस की या फेट की बात है.
फेट एंड लक हैव कंस्ट्रक्टेड द सर्कल ऑफ फेथ। अब फेट और लक जो होते हैं वो मिल के सर्कल ऑफ फेथ को ड्रा करते हैं, एक ईमान का जो दायरा है उसको ड्रा करते हैं। इट हैज़ मेड कंप्लीट इम्पेशेंट ट्राइंग टू गेट थिंग्स एज सुन एज दे कैन। अब एक हट ये जो है इंसान जो है बेसब्रा हो जाता है, ये लाजमी नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक इंसान जब किसी चीज़ की ख्वाहिश करे या जब उसको ज़रूरत हो तो वो फौरी तौर पे उसे मिल जाए। द स्टॉप बिफोर द फाइनल स्टॉप क्रिएट एंगजाइटी एंड रेग्रेट्स। अब वो स्टॉप मतलब अगर आप किसी ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं तो लेकिन आपकी मंजिल से पहले के जो स्टेशन आते हैं, जो स्टॉप आते हैं, वो आपके अंदर बेचैनी को पैदा करते हैं। वन रिग्रेट्स ऑल द डिसीजन डैट ही हैड टेकन इन लाइफ। एक इंसान जो है वो उन तमाम फैसलों पर पछताता है जो उसने ज़िंदगी में किए होते हैं। एंड ऑल दोज व्हेन ही डिड नॉट ट्रीट पीपल राइट। और वो उन चीज़ों पे जब लोगों ने उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया होता, ही आस्क हिमसेल्फ, वो खुद से पूछता है डैट वाई ही कुड नॉट आई बी मोर काइंड एंड पेशेंट विद पीपल। और कहता है कि मैं क्यों लोगों के साथ रहम दिल जा जो है पेशेंट नहीं हो सकता। ऑल द पीपल हु विश टू ब्रॉड द ट्रेन आर लाइक माई ब्रदर। अब वो कहते हैं तमाम लोग जो इस ट्रेन पे सवार होने की ख्वाहिश कर रहे हैं मेरे भाइयों की तरह हैं। वी शेयर द सेम फीलिंग, हमारे जो हैं एहसास एक जैसे हैं। द सेम पैनिक एंड एग्जाइटी, और सेम दुख व दर्द हैं। वी गो थ्रू द सेम चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल। हम सब जो है ना एक ही तरह के चैलेंजेस और मुश्किलात से और रुकावटों से गुजर रहे हैं। इन क्वेस्ट ऑफ सेटिस्फिकेशन, एक सेटिस्फिकेशन की, एक तसल्ली की, मुतमिन होने की जस्तजू में, एंड कंटेंटमेंट और सुकून की, ओनली टू रीच और फाइनल डेस्टिनेशन, के हम सब का मकसद एक ही है कि हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ। अब जेनर ऑफ द मेलोडिक ट्रेन क्या है? मेलोडिक ट्रेन लाइक मोस्ट ऑफ द जॉन एशब्रे पोएम इज़ नरेटिव पोएम। ये पोएम जो है ना नरेटिव वे में है, मतलब एक कहानी की सूरत में बयान की गई है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन हु इज़ ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन विद मैनी अदर पैसेंजर्स पासिंग थ्रू डिफरेंट प्लेसेस। एक ऐसे आदमी की कहानी है जो कि ट्रेन में सफ़र कर रहा है, और भी उसके साथ बहुत से मुसाफिर हैं जो कि एक मंजिल की तरफ जा रहे हैं। लाइक अ नरेटिव देयर इज़ अ सेटिंग एंड देयर आर करैक्टर्स इन द पोएम। लेकिन इस नरेटिव में करैक्टर्स भी हैं और सेटिंग भी है इस पोएम की। स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम मेलोडिक ट्रेन। द पोएम मेलोडिक ट्रेन डज नॉट फॉलो अ प्रॉपर पोइटिक फॉर्म। इसमें जो है प्रॉपर पोइटिक फॉर्म तो नहीं बताएगी। द पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू 8 स्टैंजाज। पोएम की 8 स्टैंजा हैं। सेकंड एंड सेवन्थ स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 5 लाइन्स। अब सेकंड और सेवन्थ वाला जो स्टैंजा है उसकी 5 लाइनें हैं, वाइल द रेस्ट ऑफ स्टैंजाज कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स। बाकी जो जितने भी स्टैंजाज हैं वो 4 लाइन्स के हैं। द पोएम डज नॉट हैव अ प्रॉपर राइम स्कीम टू, इसकी कोई प्रॉपर राइम स्कीम भी नहीं है। थीम ऑफ द पोएम मेलोडिक ट्रेन। The beautiful poem by John Ashbery is inspired by Shakespeare all the world stage, where the poet believes that we all are merely actors playing our part in the drama life called each of us center and exit at specific time। इस पोइम में जो है ना जॉन एशबरे शेक्सपियर के जो है ना पोइट को व्यू को जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है और बता रहा है कि यानी हम सब जो है ना वो एक लाइफ के ड्रामा में एक्टर्स हैं। हर इंसान अपना अपना रोल प्ले करता है और एक उसके पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है उसकी जर्नी का, और उसके बाद जो है उसकी वो जर्नी ख़त्म हो जाती है। जॉन एशब्रे हैज़ एक्सप्लेन द शेक्सपियर आइडिया इन अ वेरी एलिगेंट एंड डिटेल मैनर। शेक्सपियर का आइडिया जो था जॉन एशब्रे ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ द स्टेजेस ऑफ लाइफ दैट एवरी मैन पासिस थ्रू। अब इसका जो थीम है ना वो ये है कि इंसान जो है उसकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मराहिल आते हैं, मुख्तलिफ जो हैं स्टेजेस आती हैं। द ग्रीवेंसेस, द एंगजाइटीज़, द वरीज, द कंसर्न्स, द कंपेनियंस who come into one's life be a part of the journey and leave when they have to। अब इन ये तमाम जो चीज़ें हैं, परेशानियाँ होगी, दुख हो गए, गम हो गए, सुख हो गए, साथी हो गए, लोग हो गए, ये सारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। ये सब लोग अपने वक्त पे आते हैं और चले जाते हैं। इट इज़ अबाउट टेकिंग टर्न्स विद ईच वंस हार्ट फील्ड विद सैडनेस एंड रेगरेट। अब क्या है कि तमाम चीज़ें ज़िंदगी के बारे में होती है कि इंसान का जो दिल है वो बहुत से पछतावों से और दुखों से भरा हुआ होता है। द पेनफुल जर्नी ऑफ लाइफ एंड द एंडलेस मिजरीज ऑफ एग्जिस्टेंस फाइनली एंड विद द डेथ। और ज़िंदगी के जितने भी दुख दर्द होते हैं ना वो मौत के साथ ही ख़त्म हो जाता है। जब इंसान मर जाता है तो उसकी सारी परेशानियाँ, उसके सारे दुख जो हैं उसके साथ ही दफन हो जाते हैं। पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम मेलोडिक ट्रेन। लिटरेचर इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द यूज़ ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। हम सबको पता है कि अगर पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ नहीं होगा तो इसको लिटरेचर कैसे कहेंगे। इट क्रिएट्स दैट मेलोडिक इफेक्ट दैट ब्यूटिफाइज एंड चेंज टेक्स्ट फ्रॉम वर्ड to pieces of art। Ashbery has used a lot of poetic devices in this poem including symbolism, metaphor, simile, alliteration, consonants and assonance। ये तमाम poetic devices हैं जो कि जॉन एशब्रे ने मेलोडिक ट्रेन पोएम में यूज़ की हैं। सबसे पहले है सिम्बोलिज्म इन मेलोडिक ट्रेन।
द जर्नी ऑफ द ट्रेन सिम्बलाइजेज द जर्नी ऑफ लाइफ के ये ट्रेन की का जो सफ़र है ना, ये ज़िंदगी के सफ़र को सिम्बलाइज कर रहा है। एज लाइफ पासिस थ्रू मैनी फेजेस द ट्रेन पासिस थ्रू वैलीज एंड डेल्स। अब क्या है कि जैसे ज़िंदगी मुख्तलिफ मराहल से होकर गुजरती है, इसी तरह से एक ट्रेन जो है मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ वादियों से, मुख्तलिफ पहाड़ों से होकर गुजरती है। इट स्टॉप्स एट डिफरेंट स्टेशन विच क्रिएट्स रेस्टलेसनेस अमॉन्ग द पैसेंजर्स। अब ये ट्रेन जो है मुख्तलिफ स्टेशन पर जो रुकती है तो ये मुसाफिरों में बेचैनी को, एंगजाइटी को क्रिएट करती है। मेटाफर कहते हैं किसी चीज़ का कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। मेटाफर इज कंपेरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। लेकिन मेटाफर में और सिमिली में फ़र्क ये होता है कि दोनों में कंपेयर एंड कंट्रास्ट तो किया जाता है, लेकिन सिमिली में लाइक और एज का वर्ड यूज़ करके कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं, और मेटाफर में सिर्फ और सिर्फ जो है बगैर लाइक और एज का वर्ड यूज़ किए कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है। इन द फॉलोइंग लाइन्स डेल्स एंड ग्लचेज एज थ्रो और ट्रेन वर अ पेंसिल guided by a ruler head against a photomural of the Alps। अब देखिए पोइट हैज़ कंपेयर द ट्रेन विद द पेंसिल। अब पोइट ने ट्रेन को जो है एक पेंसिल से कंपेयर किया है। एंड द ब्यूटीफुल वैलीज विद द फोटोमोरल, और खूबसूरत वादियों को फोटोमोरल के साथ कंपेयर किया है। यूज़ ऑफ मेटाफर इज़ वेरी इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छे अंदाज में उसने मेटाफर्स का इस्तेमाल किया है। सिंस इट टेल्स अस हाउ आवर लाइव्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग स्केच एंड डायरेक्टेड। और हमें यह भी बताया गया है कि किस तरह से हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पे जो है एक प्रॉपर वे में जो है चल रही होती हैं। आगे सिमिली इज द कंपेरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स बाय यूजिंग लाइक और एज इन द लाइन्स बिलो। ओनली द वेट इन स्टेशन इज़ वेग एंड डायमेंशन लेस लाइक वन सेल्फ। के इस स्टेशन पे जो है रुक के इंतज़ार करना बिल्कुल ही बेकार है। इसमें उसने लाइक का वर्ड यूज़ करके जो इसको जो है कंपेरिजन किया है। Poet describes that waiting at different station after every while is as pointless and purposeless as the people themselves। आगे एलिट्रेशन कहा जाता है रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट साउंड को, कि पहले वाले जो वर्ड हो ना वो सेम साउंड दे रहे हों। क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। एग्जाम्पल ऑफ इलिट्रेशन फ्रॉम द पोइम आर विद और सेल्व्स और लाइव्स द वे वी हैव बीन डीलिंग। अब देखें पहली लाइन में विद को, वे को और डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू वाले जो हैं 3 वर्ड आए हैं। इसी तरह से और सेल्व्स के देखें ओ, और सेल्व्स में भी ओ है और में भी ओ है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं। इन द सर्कल ऑफ सर्टेनली इज़ व्हाट गिव्स दिस लीनिंग concern the growing up of the connections like date consort series with the lines of the seams। कि देखें एंड वाली लाइन में लाइक और लाइंस सेम वर्ड वाले है ना। इसके बाद सीरीज एंड सीम्स, ये भी इनके पहले वाले वर्ड सेम है। इसके ऊपर वाली लाइन में देखें कंसर्न्स और कनेक्शंस, इनके सेम वर्ड्स हैं। आगे देखिए एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स। अब वोवल साउंड्स की जो रिपीटेशन है उसको एसोनेंस कहा जाता है। इन अ वर्ड्स क्लोजली प्लेस टू ईच अदर, के एक ही लाइन में सेम वोवल साउंड वाले जो वर्ड्स हैं वो रिपीट हो रहे हों विद इन अ लाइन। एग्जांपल द एसोनेंस ऑफ द पोइम आर सैडनेस ऑफ द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑन द प्लेटफॉर्म। अब देखिए ओ वाले कितने वर्ड हैं। साउंड्स ऑफ लेटर ओ इज़ रिपीटेड ऑफ, इसके बाद ऑन, प्लेटफॉर्म, मतलब ओ वाला वॉल जो वॉल है वो 3 दफ़ा एक लाइन के अंदर आया है। इसी तरह नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लें। सिटिंग इनसाइड इट मी एंड जस्ट एज और वे इज़ फ्लैट अक्रॉस। अब आई वाले कितने वर्ड हैं। सिटिंग, इनसाइड, इट, इज़। आगे कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड्स को। इन वर्ड्स क्लोजली प्लेस्ड टू ईच अदर विद इन अ लाइन, एक ही लाइन में जो रिपीटेशन हो रही हो कॉन्सोनेंट वर्ड्स की। An example of consonant from the poem is as follows: dales and glitches as though और ट्रेन वर अ पेंसिल। अब एल वाले वर्ड जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, डेल्स, गल्चेस और पेंसिल। आगे गाइडेड बाय अ रूलर हेड अगेंस्ट द फोटोमोरल ऑफ द एल्प्स। इसमें आर वाले वर्ड जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे रूलर है, फोटोमोरल है। अब कंक्लूड करते हैं। इन द लॉन्ग रन वी कैन से डैट पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पोइट्री पावरफुल फीलिंग्स के। पोइट्री जो है ना किसी भी इंसान की फीलिंग के एक बहाव को, एक रिदम को कहा जाता है। द थीम ऑफ द पोइम इज़ द फीलिंग ऑफ मॉडर्न मैन। इस पोइम में जो थीम है ना वो मॉडर्न मैन है। द पोइट हैज सक्सेसफुली कन्वर्ट द एटीट्यूड, टेम्परामेंट्स एंड द फीलिंग थ्रू द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग नॉट थ्रू थॉट। द पोइम इज़ मास्टरपीस ऑफ लिटरेचर। कि पोइट ने बहुत अच्छे अंदाज में लोगों के एटीट्यूड्स को, लोगों के मिजाज को, जो कि एक सफ़र के दौरान होते हैं, उन सबको बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया है। और ये पोइम जो है इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही खूबसूरत मास्टरपीस है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से लेक्चर के समझ आ गए होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।